एल्काइन की जो प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, एक वाटर से एडिशन H पॉजिटिव एंड H2O का एडिशन हम करते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो एक वो हमें करना है। एक टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी करना है एल्काइन का। ये 2 या 3 प्रॉपर्टी जब पूरी हो जाएंगी तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम करेंगे। बड़े छोटे छोटे से पहले ये रिएक्शन एक बार हम कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन को कंटिन्यू करते हुए मैं इसका रिएक्शन लिख रहा हूं। जो भी नंबर आ रहा हो इसका वो देख लेना आप। इसको कहते हैं एडिशन ऑफ Br2 CCl4। ये रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है कि जब हम किसी एल्काइन में ऐड करते हैं ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का क्या मतलब है? जब हम ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं तो जो एक ब्राउनिश लिक्विड बनता है उसे ब्रोमीन वाटर कहा जाता है। इस ब्रोमीन वाटर को मैंने रिएक्शन किया। CCl4 तो सॉल्वेंट है, ये तो रिएक्शन में पार्ट लेता नहीं है, इनर्ट होता है ये। Br2 ऐड होगा पहले इस पर, 1 मोल पहले ऐड होगा। R जू कतूं C, एक पाई बॉन्ड टूटा पहले, एक पाई बॉन्ड टूटकर ये वैलेंसी फ्री हो गई, एक वैलेंसी फ्री हुई इस कार्बन की, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हुई, एंड Br2 मैंने कर दिया ऐड। एक Br इधर ऐड कर दिया, एक Br इधर ऐड कर दिया। फिर एक और पाई बॉन्ड बचा हुआ है, क्योंकि अभी तो इसमें 2 पाई बॉन्ड से 2 पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड टूटा। फिर मैं इस पर Br2 का रिएक्शन करूंगा दोबारा से, 1 मोल और Br2 ऐड किया जा सकता है। एक Br2 ऐड किया, डिसॉल्व है ये CCl4 में, तो ये वाला पाई बॉन्ड टूट के फिर वैलेंसी फ्री होगी। R C Br ऐड कर दिया था हमने एक और जो वैलेंसी फ्री हुई है यहां पर एंड यहां पर, ये पाई बॉन्ड टूटने के बाद, ये वाला पाई बॉन्ड टूटने के बाद वैलेंसी जो फ्री होगी उस पर एक और Br2 ऐड हो गया, Br2, यानी टेट्रा ब्रोमो एल्केन प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो भी कुछ है तो एल्केन, लेकिन 4 ब्रोमीन लगे हुए हैं इस पर एडजेसेंट पोजीशन पर, तब हम इसे बोलेंगे टेट्रा ब्रोमो एल्केन। ये टेट्रा ब्रोमो एल्केन सेचुरेटेड कंपाउंड है। और अगर मैं ग्रॉसली इसको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन की तरह से देखता हूं, ये तो यहां तक तो रिएक्शन पूरा हो गया, यानी एल्काइन प्लस 2 मोल्स ऑफ ब्रोमीन। 2 मोल कहां यूज किया हमने? कहां है 2 मोल? 1 मोल तो ये यूज किया है, 1 मोल ये यूज किया है। 1 मोल एल्काइन के साथ 2 मोल्स ब्रोमीन के यूज किए हैं। 2 मोल यूज करने पर टेट्रा ब्रोमो एल्केन प्रोडक्ट मिला है। क्यों जरूरत पड़ी 2 मोल्स यूज करने की? क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स हैं एल्कीन के साथ। अगर एल्कीन हमने किया था पहले तो एल्कीन के साथ 1 मोल Br2 का इस्तेमाल हुआ था, एल्काइन के साथ 2 मोल Br2 का इस्तेमाल होगा। यही काम हाइड्रोजन के साथ किया था हमने, यही HBr के साथ किया था, क्योंकि यहां पर 2 पाई बॉन्ड्स हैं इसलिए 2 मोल इस्तेमाल होते हैं। एल्कीन में क्योंकि 1 पाई बॉन्ड होता है इसलिए 1 मोल इस्तेमाल होता है, कंजप्शन जो होता है मॉलिक्यूल का किसी का। अब मैं इसको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के वेव पॉइंट से बता रहा हूं। मुझे अगर कोई एक मॉलिक्यूल दिया जाता है प्यूटूआइन, ये गिवन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। ब्यूटूआइन में मैंने एक ब्रोमीन वाटर को ऐड किया Br2। ये रेडिश ब्राउन सोल्यूशन होता है, ये जो सोल्यूशन होगा ब्राउन सोल्यूशन होगा। अब
ये मेरे पास एल्काइन है। जब मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूं, ऐड करने पर कंपाउंड क्या बनेगा? मैंने इसका एक्सेस ऐड किया, यानी 2 मोल 3 मोल जितने लेना चाहते हो ले लो आप इसे। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो CH3 C, सिंगल बॉन्ड C CH3। यहां पर जो पाई बॉन्ड टूटा ये वैलेंसी फ्री हो गई, एक और पाई बॉन्ड टूटा तो ये वैलेंसी फ्री हो गई। इकट्ठा मैं रिएक्शन कर रहा हूं, स्टेप वाइज नहीं कर रहा हूं। 2 मोल Br2 ऐड होने पर ये मिल गया प्रोडक्ट टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा 2,2, 3,3 टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन। टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन जो बना है ये मॉलिक्यूल, ये कलरलेस है। तो इसका जो रेडिश ब्राउन कलर था, रेड ब्राउन कलर जो था वो गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन की तरह से, कहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट करना हो, जैसे डबल बॉन्ड के लिए भी हमने इस्तेमाल किया था, डबल बॉन्ड के टेस्ट में, ट्रिपल बॉन्ड के टेस्ट में हम ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम इसको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कह रहे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बस एक छोटा सा फर्क ये है एल्कीन और एल्काइन के रिएक्शन में कि हमने यहां 2 मोल्स का इस्तेमाल किया। तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन की तरह आप इसको कर सकते हो। एक रिएक्शन में दे रहा हूं, उसको जल्दी से सॉल्व करके IUPAC नेम जो प्रोडक्ट का बनेगा वो बता दो। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो मैं एक और रिएक्शन दे रहा हूं पूरा करने के लिए, उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसका IUPAC नेम लिख करके बताओ। ये मैंने कंपाउंड दिया आपको, ब्यूट की जगह मैं यूज कर लेता हूं पेंट, पेंटुआइन। ब्रोमीन वाटर लिया, Br2 डिजॉल्व्ड इन CCl4। प्रोडक्ट का IUPAC नेम बताना है आपको। राइट IUPAC नेम। ये जल्दी से बताओ मुझे आप आंसर। जब हम इसमें पाई बॉन्ड्स ब्रेक कर देंगे, ये पाई बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिए, पाई बॉन्ड ब्रेक करने पर ये वैलेंसी, एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया ये वाला, तो 2 वैलेंसी कार्बन कार्बन की, ये एडजेसेंट कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। ये दूसरा वाला पाई बॉन्ड ब्रेक किया, सिग्मा तो टूटेगा नहीं, पाई बॉन्ड पर एडिशन होते हैं, सिग्मा बॉन्ड पर थोड़े एडिशन होते हैं। तो पाई बॉन्ड टूटकर एक सिग्मा बॉन्ड इधर एक इधर। अब जब मैं Br2 इस पर ऐड कर दूंगा तो Br2 ऐड करने पर मॉलिक्यूल मुझे मिल जाएगा, ये एक Br यहां, एक Br यहां, एक Br यहां पर, एक Br यहां पर। ये कलरलेस होता है कंपाउंड, ये याद ही रखनी पड़ेगी बात। अब हमें देख के थोड़ी पता चलेगा कि कलरलेस है या कलर्ड है कंपाउंड। ये कलरलेस कंपाउंड है, ये कलर्ड है, तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन तो हो गया। अब इसका नाम देखो, 1 2 3 4 एंड 5 नाम हो जाएगा इसका 2,2, 3,3 टेट्रा ब्रोमो पेंटेन। ये कंपाउंड का नाम होगा। ठीक है ना? ये हम ब्रोमीन वाटर का एडिशन कर सकते हैं। ब्रोमीन वाटर मींस ब्रोमीन डिसॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलो अब इसके बाद दूसरा हम एक रिएक्शन करते हैं। एक वाटर का एडिशन करना है हमें। वाटर का एडिशन एल्काइन पर करने से पहले एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद हम वाटर का एडिशन करेंगे। एल्काइन पर आसान है बिल्कुल, जो अगर एल्कीन आपने पढ़ लिया, एल्कीन पर वाटर का एडिशन आप जान गए। अल्कोहल बनता था, हाइड्रेशन करते थे हम, एक कार्बन पर H ऐड कर देते थे, एक पर OH ऐड कर देते थे।
तो वैसे ही मोर और लेस इसी तरह से ये रिएक्शन होगा, बस 2 बार करना है रिएक्शन को, एक बार की जगह 2 बार हमें करना होगा, ये सोच सकते हैं। देखो, एक कंपाउंड होता है अल्कोहल, अगर किसी एक ही कार्बन पर 2 OH लगे होते हैं तो किसी रीजन से ये अनस्टेबल होते हैं। कोई कारण है इनके अनस्टेबल होने का? एक कार्बन पर कभी भी अगर 2 OH लगे हैं तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, ये बात आपको सीखनी पड़ेगी। और ये अपने आप को खुद से स्टेबलाइज करने के लिए वाटर लूज करते हैं, वाटर माइनस कर देते हैं, यहां से ये वाटर लूज कर देंगे। ऐसा ये इसलिए करते हैं, लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, वाटर माइनस करके यहां सिर्फ एक कार्बन ऑक्सीजन रह जाएगा जिसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेल्फ डिहाइड्रेशन, खुद से हो जाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, कुछ रिएजेंट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि जब भी ये बनेगा कहीं अगर, तो एकदम से वाटर लूज करेगा, वाटर लूज करके ये बना देगा एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये वैलेंसी पर तो जो भी कुछ लगा है लगा रहने दोगे, यहां कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नया बॉन्ड बन गया, एक सिंगल तो था इसके बीच में, एक और बॉन्ड बन गया, ये H तो लगा हुआ है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन बन जाते हैं। वाटर यहां से माइनस हो गया, -H2O मैंने कर दिया, ये स्टेबलाइज है मॉलिक्यूल। तो ये प्रोसेस बहुत यूज होता है ऑर्गेनिक में, इसे याद करके रखना है आपको। अनस्टेबल होने का रीजन है लीविंग टेंडेंसी, कभी आपको मैं जब बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि हर एक की लीविंग टेंडेंसी होती है। जब वाटर हटना होता है तो ये पास वाले ऑक्सीजन का जो है चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड इससे इंटरेक्ट करके, और वाटर की फॉर्म में इसलिए हट जाता है क्योंकि इसकी लीविंग टेंडेंसी अच्छी हो जाती है, हट जाता है। प्रोटोनेशन होकर के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से इंटरेक्शन करता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। पॉजिटिव चार्ज अगर इस पर आता है तो ये ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट से टूटना इसका आसान हो जाता है, एक टूट करके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है। क्या बात याद रखनी है, एक कार्बन पर 2 OH कभी देखो तो उनको अनस्टेबल डिसाइड कर दो। अगर अनस्टेबल हैं तो वो स्टेबलाइज कैसे होंगे, उसके लिए आपको वाटर माइनस करना पड़ेगा। ये वाली बात याद रखते हुए हम एल्काइन पर वाटर का एडिशन करेंगे। एल्काइन पर वाटर का एडिशन करने से पहले आप ये सोचो कि एल्कीन पर वाटर का एडिशन कैसे किया था। एल्कीन एल्काइन एक ही तो बात है लगभग, भाई इसमें एक पाई बॉन्ड है, एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है, बस 2 बार रिपीट करने हैं हर एल्कीन के रिएक्शन को, एडिशन रिएक्शन को 2 बार रिपीट करना है हमें एल्काइन का करते हुए। जब मैं यहाँ वाटर का एडिशन करता हूँ किसी एल्कीन पर तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होके कार्बन हाइड्रोजन कार्बन OH क्या बनता था, अल्कोहल बनता था। ये बात याद रखते हुए रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे हम। और दूसरी बात, एक बात क्या याद होनी चाहिए आपको कि ये रिएक्शन H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होता था, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन होता था, हाइड्रेशन किया था ना एल्कीन का, वही है ये बस। तो जब मैं यहां पर एडिशन करूंगा तो एक H आ जाएगा, एक OH, ये बन गया था अल्कोहल। तो अल्कोहल तो स्टेबल होते हैं, कोई इशू की बात ही नहीं है, अल्कोहल एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल हैं। जब हम एल्काइन पर एडिशन करना चाहते हैं तो एल्काइन शुरू कराते हुए मैंने इसका स्ट्रक्चर बताते हुए आपको एक बात बताई थी कि एल्काइन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसान नहीं होते, थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो ये रिएक्शन भी वाटर का अगर मुझे एडिशन करना है तो एडिशन करने में मुझे H पॉजिटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये अल्काइन है, अल्काइन के रिएक्शन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए मुझे एक कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करना पड़ता है अल्काइन में। एल्कीन में जरूरत नहीं पड़ती एडिशन करने में कैटलिस्ट की, हाइड्रेशन करने में, वाटर का एडिशन करने में, लेकिन अल्काइन का एडिशन करने में एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। मरकरी 2 पॉजिटिव आयन लिख दो या पूरा लिख दो मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 लिख दो,
HgSO4 भी Hg2 पॉजिटिव ही बनाएगा। क्यों जरूरत पड़ गई यहाँ अल्काइन में? अल्कीन में तो पड़ी नहीं थी। तो उसका कारण हम देंगे क्या, कि अल्काइन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिफिकल्ट होते हैं थोड़े से, इसलिए जरूरत पड़ गई। करो एडिशन, ये तो हो गई रिएजेंट की बात। मतलब करना तो एडिशन वाटर का ही है, लेकिन वाटर का एडिशन H पॉजिटिव एंड Hg2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में होगा। अब दो ऐड करने हैं, एक नहीं करना है ऐड। यहां पर एडिशन करने हैं दो के, एक OH ऐड किया, एक H। दो क्यों करने हैं? क्योंकि पाई बॉन्ड्स दो हैं। यहां पर OH ऐड किया, यहां पर H ऐड किया, तो फाइनल जो मुझे प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला? हाइड्रोजन C एंड H। ये तो मैंने फ्रेमवर्क लिखा सिर्फ जो पहले से है। पाई बॉन्ड तोड़ दिए, पाई बॉन्ड तोड़ने पर जो वैलेंसीज फ्री हुई हैं वो ये वैलेंसी फ्री हुई, ये वैलेंसी फ्री हुई, ये वैलेंसी फ्री हुई, ये वैलेंसी फ्री हुई। ये वैलेंसी फ्री हुई तो मैंने क्या किया, इसमें लिख दिए मैंने OH एंड H, वाटर का एडिशन। इस वैलेंसी जो फ्री हुई है क्या लिखा? OH एंड H, वाटर का एडिशन दो बार किया। एल्कीन में तो एक बार वाटर का एडिशन हो सकता था क्योंकि एक पाई बॉन्ड था। एल्काइन में दो बार वाटर का एडिशन किया क्योंकि दो पाई बॉन्ड्स थे। अब यहां से पुरानी बात याद आ जानी चाहिए एकदम देखते ही इस मॉलिक्यूल को। एक कार्बन पर दो OH डायरेक्टली लगे हैं अगर, तो वो अनस्टेबल होते हैं। एक ही कार्बन पर दो OH अगर अलग अलग एडजेसेंट कार्बन पर हैं तो वो तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो तो स्टेबलाइज होते हैं, उनको मत हटाना कभी। लेकिन अगर एक ही कार्बन पर दो OH हैं तो ये तो यही वाली कंडीशन आ गई ना, ये वाली कंडीशन, और ये एक ही है। हमें इसे बोलना चाहिए कि ये अनस्टेबल है। इस अनस्टेबल को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाटर लूज करना पड़ेगा, -H2O करना चाहिए हमें। क्यों? इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या हटा दूं मैं यहां से? एक मैं रिमूव कर दूं OH, इसी कार्बन के दूसरे OH से रिमूव कर दूंगा H, तो वाटर कर दिया माइनस मैंने ये पूरा। OH एंड H माइनस करके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फाइनली मेरे पास बचेगा। तो जो कंपाउंड मुझे प्रोडक्ट की तरह से मिला वो कंपाउंड मिला एक CH3, ये CH3 है ना, इतना CH3, C, ये वाला C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन लिखा मैंने और डबल बॉन्ड लिख दिया यहां पर, एंड H। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेनॉल। अल्कोहल नहीं मिला प्रोडक्ट, इथेनॉल मिला प्रोडक्ट। तो कॉन्क्लूसिव बात, एल्कीन का वाटर से एडिशन करने पर अल्कोहल, एल्काइन का वाटर से एडिशन करने पर एल्डिहाइड या कीटोन। कीटोन भी तो बन सकता है ना, अगर यहां CH3 होता H की जगह, यहां H की जगह, तो कीटोन बनता फिर। तो एल्डिहाइड या कीटोन बनना एल्काइन के नेचर पर डिपेंड करता है। तो क्या कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूं? एल्कीन प्लस वाटर प्लस H पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या मिला? प्रोडक्ट मिला अल्कोहल। एल्काइन प्लस वाटर प्लस H पॉजिटिव प्लस Hg2 पॉजिटिव, क्योंकि एल्काइन के रिएक्शन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं तो एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। फिर अनस्टेबल डाइऑल मिला एक, सेम कार्बन पे दो OH मिल गए जो कि अनस्टेबल थे। इसकी बात कर रहा हूं। इसको स्टेबलाइज करने के लिए इससे वाटर माइनस कर दिया, वाटर माइनस करने पर प्रोडक्ट मिल जाएगा एक इथेनॉल।
एल्काइन को वाटर से एडिशन करने पर ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलता है। ध्यान से करना है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, उसको सॉल्व करके बताओ। बस यही स्टेप फॉलो कर लेना है। मैंने फ्रेमवर्क लिखा है यहाँ। एच क्या करूंगा मैं, एच की जगह कुछ और दे दूंगा, ये तो उतना तो वैसा ही रहेगा। एल्काइन तो देना ही पड़ेगा ना मुझे, एल्काइन का हाइड्रेशन अगर मैं दूंगा तो बस ट्रिपल बॉन्ड को फोकस करके आप आंसर करके और उसका यूपीएससी नेम जो भी बनता है वो मुझे बताओ। ब्यूटो आइन का हाइड्रेशन करना है। देखो रिएजेंट या तो ऐसे देंगे आपको, वाटर H पॉजिटिव Hg2 पॉजिटिव, या ऐसे दे सकते हैं रिएजेंट, ऐसे लिख करके दे दिया या ऐसे लिख करके दिया, H2O प्लस H2SO4। H2SO4 क्या चीज है, H पॉजिटिव ही तो है, प्लस HgSO4, ऐसे भी लिख करके दे दिया तो भी सेम आपको आंसर करना है। आपका काम तो बस वाटर के 2 मोल्स को एडिशन करना है। मुझे इस प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम बता दो आप जो बनेगा एडिशन प्रोडक्ट का 2 मोल वाटर ऐड करने के बाद। जल्दी आंसर करो क्या होगा इसमें। ये मैंने अल्काइन के जब 2 बॉन्ड्स ब्रेक किए, पाई बॉन्ड ब्रेक किया, पहला पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो ये वैलेंसी फ्री हो गई, दूसरे वाला पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो ये वैलेंसी फ्री हो गई। अब इस पर मैं वाटर लिख लेता हूं। वाटर का एडिशन किया HOH, यहां पर H ऐड किया, यहां पर OH। ध्यान रहे जिस कार्बन पर OH ऐड करना है दूसरे वाला OH भी उसी कार्बन पर करना है। उससे पहले हमने ब्रोमीन HBr ऐड करते हुए ये किया था। कार्बोनियम आयन जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम ऐसा करते हैं। एक ही कार्बन पर 2 OH ऐड हो गए। अब ये निकला अनस्टेबल। एक कार्बन पर हमें पता है फैक्ट कि 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर पाते हाईली अनस्टेबल होने की वजह से। स्टेबलाइज होने की कोशिश करेंगे और स्टेबलाइज होने के लिए वो क्या करेंगे, स्टेबलाइज होने के लिए वाटर लूज करेंगे। ये वाटर यहां से माइनस होगा, OH एंड H माइनस हो जाएगा, ये H हटा, ये OH हटा, ये हो गया यहां से माइनस। वाटर माइनस हो गया तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बचा, ये तो H लगे रहे, इनका कुछ नहीं बिगड़ा। हमें आंसर मिल गया CH3 CH2, ये H2 मतलब ये वाले 2 H, फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब ये वाला ऑक्सीजन A, ये वाला ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। सिंगल बॉन्ड CH3 कौन सा, ये वाला CH3। तो इसका नाम देखो 1 2 3 4, ब्यूटन, ब्यूट, अन, 2, ओन। आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ रखी है, ये इसका कंपाउंड का नाम हो जाएगा। जब हम एल्काइन का एडिशन करेंगे वाटर के साथ Hg2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में तो ये प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। समझ आ गई ना बात। ये तरीका है वाटर का एडिशन एल्काइन पर। और कॉन्क्लूसिव बात एल्कीन एल्काइन के कंपैरिजन करते हुए, जब हम एल्काइन पर वाटर का एडिशन करते हैं तो कीटोन या एल्डिहाइड मिलता है, जब हम एल्कीन पर वाटर का एडिशन करते हैं तो अल्कोहल मिलता है। ये बात है कॉन्क्लूसिव। एल्कीन प्लस वाटर अल्कोहल, एल्काइन प्लस वाटर एल्डिहाइड या कीटोन। या क्यों लगाया, ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि हम एल्काइन का स्ट्रक्चर क्या यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में जो बता रहा हूं अब इसको आप हेडिंग लिखोगे इसका, ट्राइमेराइजेशन ऑफ एल्काइंस। जैसे पॉलीमराइजेशन करते हैं हम, बहुत सारे मॉलिक्यूल को जब जोड़ देते हैं आपस में एक दूसरे के साथ तो वो मॉलिक्यूल पॉलीमर कहलाता है। तो अगर 3 मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं तो ट्राइमर कहलाता है। तो जब भी हम एक एल्काइन को दूसरे एल्काइन पर ऐड करते हैं, देखो ये वाला जो एक एडिशन हम कर रहे हैं
इस एडिशन में हम क्या करते हैं, एल्काइन लिया मैंने, इस एल्काइन का मैंने पाई बॉन्ड तोड़ा, ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया। इस पाई बॉन्ड को तोड़ने पर क्या होता क्या है, एक वैलेंसी इधर फ्री होती है, एक वैलेंसी इधर फ्री होती है, ये दूसरे से जुड़ जाता है, इधर जुड़ जाता है, ए से जुड़ जाएगा, इधर बी से जुड़ जाएगा। तो ये एडिशन रिएक्शन मैंने नाम दे दिया। अब मैंने बाहर से कोई रिएजेंट ऐड नहीं किया, लेकिन एल्काइन को हाई प्रेशर पर रिएक्शन करने पर एक एल्काइन दूसरे एल्काइन के साथ कंडेंस कर जाता है, ऐड हो जाता है, पॉलीमर बना लेता है। तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है एल्काइन का। यानी जब हमने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लिया, एच एंड एच लिया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लिया, एसिटिलीन लिख रहा हूं मैं, आप दूसरे एल्काइन भी लिख सकते हो, छोटे एल्काइन, लेकिन एक और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तीन जब हम यूज करते हैं एल्काइंस, और इन एल्काइन को तीन को हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमने किया यहां, और एक आयरन ट्यूब होती है, बहुत थिक आयरन ट्यूब लेते हैं, इस एसिटिलीन गैसेस मिक्सचर को इस ट्यूब में से पास करते हैं हम, बड़ी एक ये थिक ट्यूब होती है जिसे हाई प्रेशर पर हम यूज कर सकें। हमने इस ट्यूब से पास किया इस एसिटिलीन के मिक्सचर को, हाई प्रेशर पर पास किया, हाई प्रेशर पर पास करने से क्या होता है, ये कंडेंस हो जाते हैं, इसका पाई बॉन्ड टूटा, देखो यहां पाई बॉन्ड टूटा तो एक वैलेंसी इधर फ्री होगी, एक वैलेंसी इधर फ्री होगी, ऐसे लिख दिया मैंने। इस वाले का पाई बॉन्ड तोड़ा तो एक वैलेंसी इधर फ्री होगी, एक वैलेंसी इधर फ्री होगी, जो इधर वैलेंसी फ्री थी और जो इधर वैलेंसी फ्री थी ये जुड़ गई आपस में। इसी तरह से इसका पाई बॉन्ड तोड़ा, इसका पाई बॉन्ड तोड़ने पर एक वैलेंसी इधर फ्री हुई, एक वैलेंसी इधर फ्री हुई, तो ये आपस में जुड़ गए, ये आपस में जुड़ गए, यानी कंडेंस होकर के इन्होंने एक अलग टाइप का मॉलिक्यूल बनाया, ऐड हो गए तीन अल्काइन एक दूसरे पर। जब तीन अल्काइन एक दूसरे पर ये ऐड हो गए तो एक नया कंपाउंड मिला, उस नए कंपाउंड को देखेंगे क्या होगा। ये पाई बॉन्ड टूटा, इसका पाई बॉन्ड टूटा, तीन मॉलिक्यूल क्योंकि कंडेंस हुए इसलिए मैं इसको ट्राइमेराइजेशन बोल रहा हूं। ये ट्राइमेराइजेशन होकर जो प्रोडक्ट मुझे मिला, वो प्रोडक्ट क्या मिला, वो प्रोडक्ट मिला सी डबल बॉन्ड सी, ट्रिपल में से एक तो टूट गया ना भाई बॉन्ड, तो तीन में से दो बचे, हाइड्रोजन तो अपनी जगह पर है, हाइड्रोजन अपनी जगह पर है। फिर हमने क्या किया, दूसरे वाला मॉलिक्यूल एल्काइन का लिखा, दूसरे वाला मॉलिक्यूल क्या है, ये है सी, ट्रिपल की जगह डबल बॉन्ड लिख दिया, एच अपनी जगह पर है, एच अपनी जगह पर है। फिर मैंने तीसरे वाला एल्काइन मॉलिक्यूल लिखा, सी डबल बॉन्ड सी, एच अपनी जगह पर है, एच अपनी जगह पर है, ये कनेक्ट कर दिए। ये तीन एल्काइन मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से जुड़ गए, जुड़ने के बाद कंडेंस होने के बाद, अगर ये इस ट्यूब में मैंने पास किया, इसको ट्यूब से पास करने पर एसिटिलीन के मॉलिक्यूल तीन ट्राइमराइज होकर ये जो बना, अब ये क्या चीज है देखो, इसे ध्यान से देखोगे तो ये बेंजीन निकलेगा, बेंजीन बना। बेंजीन बनाने का ये तरीका है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये पॉलीमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन, टेट्रामराइजेशन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडिशन रिएक्शन है। तो हम इसे कह सकते हैं एडिशन ऑफ एल्काइन ऑन एल्काइन। एल्काइन का एल्काइन पर एडिशन, ये एडिशन रिएक्शन होता है, और इसमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, बेंजीन प्रोडक्ट की तरह से मिलता है। कैसे मिलता है, जब हम 3 मोल C2H2K लेकर, अब मैंने यहां स्ट्रक्चर ना लिखकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया, आयरन ट्यूब से पास करते हैं हाई प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर पर,
इतना हीट करते हैं कि ये बिल्कुल रेड हो जाता है आयरन। रेड हॉट आयरन ट्यूब होता है ये। इससे जब हम एसिटिलीन को पास करते हैं हाई प्रेशर पर, ये 6 गलत लिख दिया मैंने, इसे करेक्ट करोगे, C2H2 है ये। एसिटिलीन के 3 मोल को लेने पर C6H6 बन जाता है 1 मोल। ये तो है सिंपल केमिकल रिएक्शन, और ये जो मैंने बताई है ये है इसकी डिटेल। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी बात। हाइड्रोकार्बन का फोर्थ पार्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमने किया था ना शुरू में, जब हमने चैप्टर शुरू किया था, कि एक एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है, और फोर्थ होता है एक एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस में बेंजीन है C6H6। इस सिलेबस में C6H6 जो होगा उसकी डिटेल है, यानी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। होने को तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो बहुत बड़ी एक चैप्टर है, इसमें तो आप हजारों कंपाउंड होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, हजारों क्या लाखों भी हम बोल सकते हैं। लेकिन हमने जो फोकस करना है वो बेंजीन को फोकस करना है। तो बेंजीन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका स्ट्रक्चर, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और सिलेबस का हिस्सा है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। केकुले नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया था। कहते हैं कि सपने में आया था इसको ये स्ट्रक्चर, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर, और अपने आप में रिवोल्यूशनरी आइडिया था, क्योंकि इससे रेजोनेंस का कंसेप्ट इसी से निकला है कि रेजोनेंस किस तरह से बेंजीन में और बाकी फिर दूसरे कंपाउंड में होना पॉसिबल है। तो जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का, वो मैं आपको पहले, अगर C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एक सिंपल बॉन्डिंग अगर देखी जाए तो बॉन्डिंग होती है इसकी कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन ऑल्टरनेट पर लगे होते हैं रिंग में। यहां पर हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं। ये बेंजीन का एक सिंपल स्ट्रक्चर है। तो पहले अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपसे ये पूछा जाता है सिग्मा पाई बॉन्ड कितने हैं। शुरू में हम डिस्कस कर भी चुके, सिग्मा बॉन्ड की गिनती करनी है, पाई बॉन्ड की गिनती करनी। पाई बॉन्ड तो 3 ही है, ये तो सामने ही है लिखे, एक पाई बॉन्ड हो गया, ये दूसरा तीसरा। सिग्मा गिनो, हर एक पर कितने हैं, एक, यहां से गिनना शुरू किया 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, ये 12, 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड जो होते हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से आते हैं, सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से आते हैं। जब हमसे हाइब्रिडाइजेशन इसका पूछा जाएगा तब हम डिसाइड करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और उस ट्राइगोनल प्लेनर पर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेंगे। हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से होगा। ये मैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बता रहा हूं अब आपको, इसका यहां जो लिख रहा हूं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगन, एक वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी, ये ट्राइगोनल ऑर्बिटल बनाया मैंने।
ये कार्बन भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ये एक वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब 120 एंगल, 120 एंगल, ये 120 एंगल बना दिए। अब जो एक पाई बॉन्ड है वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के साथ लगा होता है और परपेंडिकुलर होता है सिग्मा बॉन्ड के। सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर अगर मैं अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल लिखता हूं तो ये लिखे जाने चाहिए, ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल मैंने लिखा इस कार्बन पर, इस कार्बन पर। सारे कार्बन sp2 है ना, ये वाला कार्बन भी, ये भी कार्बन चेक करो sp2 आएगा, ये कार्बन भी sp2 आएगा, ये कार्बन भी sp2 आएगा, ये कार्बन भी sp2 आएगा। तो हर एक कार्बन पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होगा। वो सब के सब मैं अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल लिख रहा हूं। इस कार्बन पर एक पी ऑर्बिटल जो कि परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेगा। sp2 कभी बनाया होगा आप सोच के देखो, एक ट्राइगोनल प्लेनर हम लिख करके उसके परपेंडिकुलर अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल लिखते थे। अब ऐसे ऐसे 6 लिखने हैं मुझे, तो ये तो एक है ना कार्बन, तो ऐसे ऐसे 6 लिखने हैं, तो हर एक पर मैं लिख सकता हूं इसको। इसको मैं लिख दूंगा ऐसे, इसको मैं ऐसे पी ऑर्बिटल को लिख दूंगा, इस पी ऑर्बिटल को कार्बन पर लिख दूंगा। अब बनाने हैं मुझे पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड बनता है लेटरल बनता है, एडजेसेंट पोजीशन पर बनता है। ये दो कार्बन आपस में पाई बॉन्ड बना पाएंगे, ये दो बना पाएंगे पाई बॉन्ड। चाहे आप इन दो के बीच में बना लो, जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, मेरी मर्जी है, चाहे मैं पाई बॉन्ड इधर बना दूं इन दो के बीच में, या पाई बॉन्ड में यहां इन दो के बीच में ना बनाकर इन दो के बीच में बना दूं। यही है बेसिस रेजोनेंस का। रेजोनेंस को समझना है तो पॉसिबिलिटीज जितनी होती हैं वो ऑप्ट करता है मॉलिक्यूल। एक बार इसने ये वाली पॉसिबिलिटी ऑप्ट की बॉन्ड बनाने की, एक बार ये ऑप्ट की, तो चलो मैं पहली बार इन दो के बीच में पाई बॉन्ड बनाता हूं। तो यहां डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा मुझे, फिर यहां सिंगल लिखना पड़ेगा। अब इसमें तो डबल मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि वैलेंसी 5 हो जाएगी कार्बन की। फिर इन दो के बीच में मुझे डबल बॉन्ड लिखना पड़ेगा। तो एक चांस तो ये है स्ट्रक्चर का नंबर 1। एक और चांस क्या है, दूसरी एक क्या पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी अगर हम लिखते हैं तो वही इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। जैसे, और आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, कार्बन, ये हो गया कार्बन, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, वही ट्राइगोनल प्लेनर में लिख रहा हूं। हर एक को sp2 हाइब्रिडाइज लिखते हुए मैंने ये ज्योमेट्री पूरी की पूरी लिख दी मॉलिक्यूल की। अब पूरा मॉलिक्यूल देखो कैसा है ये, जब एक ट्राइगोनल प्लेनर है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, तो ये 6 के 6 कार्बन एक प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। ये 6 के 6 कार्बन अलग अलग प्लेन में नहीं है, एक ही प्लेन में इनको एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मैं अब दोबारा से ये अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल हर एक कार्बन पर लिख देता हूं। अगर दोबारा से अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल लिखे मैंने, फिर मैं लेटरल ओवरलैप कर दूंगा। इस बार मैं लेटरल ओवरलैप की डिफरेंट पॉसिबिलिटी को ऑप्ट करूंगा। अगर लेटरल ओवरलैप की मैंने डिफरेंट पॉसिबिलिटी को ऑप्ट किया तो वही इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। वो क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटी है लेटरल ओवरलैप की, इस बार तो मैंने ये दोनों किए थे, तो मैं इस बार ये वाले कर देता हूं, ये कर देता हूं। लेटरल ओवरलैप को पाई बॉन्ड, जब पाई बॉन्ड सीखे थे आपने ऐसे ही बनाते थे पाई बॉन्ड, यहाँ इन दोनों के बीच में बना दोगे, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना दोगे। ये स्ट्रक्चर 1 है, अगर ये स्ट्रक्चर 2 है तो ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। ये दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें एटम की पोजीशन अपनी जगह पर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदल गई, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन अलग हो गई, लुईस स्ट्रक्चर बदल गया। जब दो स्ट्रक्चर ऐसे हों जिनमें लुईस स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हों, तब हम ऐसे स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोल रहे होते हैं। पुरानी बात पर जाओ, बेसिक पर जाओ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन बताई गई है आपको, तो स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर। क्या खास बात है इस स्ट्रक्चर की, सबसे पहली मेन खास बात यह है इस स्ट्रक्चर की कि सारे कार्बन एटम्स
एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑल 6 कार्बन एटम्स exist in one plane। सिर्फ कार्बन ही नहीं, ये हाइड्रोजन भी, अगर मैं हाइड्रोजन भी को भी मिला लूं, ऑल 6 कार्बन एटम ऐड कर रहा हूं ये इसमें मैं, एंड ऑल 6 हाइड्रोजन एटम्स, ये सब के सब एक प्लेन में हैं। अगर मैं पेपर ले लूं एक, उस पेपर पर बेंजीन के 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन लिखूं, तो वो उस पेपर के प्लेन में ही सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन ये अनहाइब्रिडाइज जो पी ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेगा। थोड़ी जगह कर रहा हूं मैं ये यहां और दूसरा पॉइंट लिखने के लिए। पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा इसमें? पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा कि अनहाइब्रिडाइज जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करते हैं। ईच कार्बन is sp2 hybridized and exist as trigonal planar। And each carbon have unhybridized p orbital। ये वाले जो ऑर्बिटल मैंने शो किए हैं, ये वाला ऑर्बिटल हर एक कार्बन पर होगा। ये p ऑर्बिटल कहां रहेगा? विच एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग। ये जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ये कहां एग्जिस्ट करेगा? विच एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बेंजीन। ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में अगर आपसे पूछा जाए और 2 पॉइंट आप ये लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलने चाहिए ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद, और बात आपको पता भी होनी चाहिए। और रेजोनेंस भी मैंने इसके थ्रू आपको बता दिया कि रेजोनेंस की क्यों एग्जिस्ट करता है। पॉसिबिलिटीज, लेटरल बॉन्ड बनाने की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई 1, एक सेकेंड हो गई पॉसिबिलिटी। अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखना चाहता हूं, मैं ऑर्बिटल नहीं लिखना चाहता, तो मुझे तो सिंपली ये लिखना पड़ेगा ना, ये मैंने बेंजीन लिखकर डबल बॉन्ड बनाकर, ये फर्स्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये फर्स्ट है स्ट्रक्चर। सेकंड का कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे अगर बनाना है तो मैं डबल बॉन्ड ऑल्टर कर दूंगा, चेंज कर दूंगा बस। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे के। ये फर्स्ट, ये सेकंड, अब देखने में तो बिल्कुल एक जैसे लगेंगे ये। अब हम क्या करते हैं, जो पॉसिबिलिटी इसके बीच में भी है, इसके बीच में भी है, ये इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, तो एक जो नेट रिजल्टेंट स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को भी लिखने का तरीका होता है। ये वाला जो ऊपर लिख रहा हूं मैं स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखा जाता है। ऐसे लिख देते हैं, ये बॉन्ड बना, इसके बीच में भी बॉन्ड की पॉसिबिलिटी, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, ये पॉसिबिलिटीज। दैट मीन्स ये जो मिला मुझे, ये रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। बेंजीन ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह से। बहुत सारे एविडेंस हैं इसके मौजूद कि रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। वो एविडेंस हम इस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बेस पर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेल, तो ये तो था स्ट्रक्चर, जनरल डिस्कशन हो गया। ये हर चीज में हम पढ़ते हैं ना, पहले जनरल डिस्कशन पढ़ते हैं, फिर प्रिपरेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये हुआ जनरल डिस्कशन
IUPAC नेमिंग मैंने आपको इसकी बता रखी है, जैसे बेंजीन, टॉलिन, एनिलीन, मिथाइल बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ये IUPAC नेमिंग हमने जब डिस्कस की थी तब IUPAC नेमिंग साथ के साथ इसके डिस्कस की थी। अब मैं आ रहा हूं इसके बाद प्रिपरेशन पर। इस वाले पोर्शन में किसी को अगर कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पहले मेरे से पूछ ले, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैं प्रिपरेशन पर आ रहा हूं कि प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं बेंजीन की। डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन। बड़ी सिंपल सिंपल से केमिकल रिएक्शन है, एक दो ही हैं, दो जिसमें से हमने पढ़ रखे हैं, एक दो ही हैं, दो तो पढ़ रखे हैं तो यानी पूरे हो गए लगभग। बल्कि मैं अगर कहूं कि तीन पढ़ रखे हैं तो भी करेक्ट है। देखो, एक तो अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, बेंजीन बना था जब हमने एसिटिलीन लिया, ट्राइमेराइजेशन किया तो एसिटिलीन बना था, एक ये। एक हमने एल्केन में पढ़ा था एरोमेटाइजेशन, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को जब हम लेकर के और एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन को लेकर हीट कर रहे होते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन बन जाता है। दो तो कम से कम ये बड़ी अच्छी तरह से करिए। और एक डीकार्बोक्सिलेशन था, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो मैं एक एक करके बता ही रहा हूं, दोबारा से ही लिखा देता हूं ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आते हैं। तो हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ, हेडिंग है बेंजीन। जब बेंजीन की हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहली प्रिपरेशन की जा सकती है फ्रॉम एन हेक्सेन। एन हेक्सेन को जब हम CH3, CH2, 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन है ये। इसका जब हम Cr2O3, Al2O3 के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन किया करते थे, एल्केन का रिएक्शन है, तो एक पहले साइक्लोहेक्सेन बनता था, फिर वो साइक्लोहेक्सेन दोबारा से डिहाइड्रोजिनेशन करके -3H2 करके बेंजीन बना देता था। ये मैंने जल्दी से लिख दिया रिएक्शन क्योंकि ये हमने कर रखा है। पहले 1 मोल H2 ऐड हो माइनस होगा, फिर 3 मोल H2 माइनस होगा। एक मेथड ये किया गया था। मेथड नंबर 2 पर आते हैं हम। मेथड नंबर 2 अभी हमने किया था, 3 मोल जब C2H2 लेते हैं, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, जस्ट शॉर्ट में लिखूंगा, 3 मोल एसिटिलीन को जब आयरन ट्यूब लेकर के एक ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब में बहुत ये स्ट्रॉन्ग ट्यूब होती है, प्रेशर क्योंकि हाई करना होता है, हाई प्रेशर करने पर जब इस एसिटिलीन को पास करते हैं, टेम्परेचर बहुत हाई रखकर, प्रेशर बहुत हाई रखकर, और हाई प्रेशर करना होगा तो डेफिनेटली क्लोज करना पड़ेगा, ओपन सिस्टम तो रख नहीं सकते हम, यानी बंद करना पड़ेगा इसको, बिल्कुल एयर टाइट करना पड़ेगा। फिर हाई प्रेशर करेंगे, फिर क्या होगा, ये 3 मोल इसके ट्राइमेराइज कर जाएंगे। ट्राइमेराइजेशन करने पर प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा C6H6। यही हमें बनाना था, यही हमें प्रिपरेशन करनी थी। नंबर 3 पर आ जाते हैं। एक, जब हम बेंजोइक एसिड लेते हैं या सोडियम बेंजोएट लेते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन बताया था, सोडा लाइम वाला रिएक्शन, बेंजीन COONA, सोडियम बेंजोएट। इस सोडियम बेंजोएट को जब हम हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, NaOH, CaO की प्रेजेंस में, सोडा लाइम की प्रेजेंस में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से माइनस होता है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड माइनस होकर, और जो NaOH है उसका ये इतना पोर्शन इसके साथ मिलकर Na2CO3 माइनस हुआ, ये वाला H आ जाएगा यहां बेंजीन पर, यानी C6H5 है अभी ये फिलहाल, ये H लग करके C6H6 हो जाएगा। तो मुझे जो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा वो बेंजीन मिलेगा। इसमें एक ये बेंजीन मिल गया, प्लस बाय प्रोडक्ट Na2
CO3, ये Na, ये Na, 2 Na, CO2 और एक ये ऑक्सीजन CO3। तो ये बेंजीन डी कार्बोक्सिलेशन से बनता है। इस रिएक्शन का नाम होता है डी कार्बोक्सिलेशन। ये रिएक्शन भी हमने पहले पढ़ा हुआ है एल्केन में, एल्केन बनाने के मेथड में पढ़ा हुआ है। तो एल्केन भी बन जाता है इससे, और इवन बेंजीन भी इससे हम बना सकते हैं। 3 मेथड तो ये वही हैं जो रिपीट हुए हैं। एक और भी मेथड हम कर लेते हैं। फिनॉल एक कंपाउंड होता है, फिनॉल से जब हम जिंक को हीट करते हैं तब फॉर्मेशन हो सकती है बेंजीन की। जब फिनॉल को हीट किया जाता है बेंजीन के साथ, तब जो प्रोडक्ट मिलता है वो बेंजीन मिलता है। 4th मेथड, फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल होता है बेंजीन पर अगर OH ग्रुप लगा है, इसे कहते हैं फिनॉल। नाम याद करना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन हटा दें अगर किसी तरह से, ऑक्सीजन हटाने के लिए जो मटेरियल लिया जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट मेटल जिंक लिया जाता है। जिंक पाउडर के साथ स्ट्रॉन्ग हीट करें तो जिंक की एफिनिटी ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा होती है। जिंक ऑक्साइड अलग हटने के चांस हैं। ZNO अलग हट गया, ये ऑक्सीजन इसने छीन लिया इस बेंजीन OH से, फिनॉल से। नाम क्या है इसका? फिनॉल। ये जैसे ही हटा, ये H इधर कनेक्ट हुआ तो वापस बेंजीन रिंग मिल गया हमें। आंसर लिखेंगे हम इसमें बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। 4 मेथड बताए मैंने, 4 प्रिपरेशन आपको बताई। ये 4 प्रिपरेशन चारों की चारों इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। इसके बाद आते हैं हम इसके प्रॉपर्टीज पर। क्या क्या पढ़ना होता है किसी भी कंपाउंड के बारे में? जनरल डिस्कशन पढ़ना होगा, जनरल डिस्कशन के बाद प्रिपरेशन पढ़नी होगी, प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज 2 टाइप की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी तो थोड़ी सी है इसकी, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, वो 1-2 जो भी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लिखा देता हूँ। उसके बाद आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। जब बेंजीन की प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं तो सबसे पहला काम क्या है कि इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी मैं पहले नंबर पर बता रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टी तो बाद में आएगी ना। पहले नंबर पर हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। नॉन पोलर है ये। क्या मतलब है नॉन पोलर का? कि इसमें कोई पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, और एक स्पेसिफिक इनकी अपनी स्मेल होती है एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमा वर्ड जो एरोमेटिक लिया गया है वो एक स्पेसिफिक स्मेल से लिया गया है, और उस स्मेल की वजह से इनको एरोमेटिक बोला जाता है। तो पहली बात क्या है कि ये नॉन पोलर हैं, कोई पोलैरिटी नहीं होती, और जो भी ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्पेसिफिक स्मेल के होते हैं जिससे इनके आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं। जैसे आप अगर नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, सॉलिड भी होते हैं जो हायर हैं, इसमें से कार्बन ज्यादा हैं। जैसे बेंजीन तो लिक्विड होता है, लेकिन अगर जिसमें कार्बन ज्यादा है तो सॉलिड है। नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, वो नेफ्थलीन बॉल की अगर स्मेल आप करते हो तो ऐसे कुछ स्मेल होती है जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इसी तरह से जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो नॉन पोलर होने की वजह से वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर हैं। तो इमिक्सिबल इन वाटर एंड पोलर सॉल्वेंट। कोई पोलर सॉल्वेंट है या वाटर है उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाते।
लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। दे आर इजीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें। अगर हम इनको बर्न करते हैं, फ्लेम के पास लेकर के आते हैं, तो बड़ी स्मोक जैसी फ्लेम के साथ ये बर्न करते हैं, धुआं ही धुआं हो जाता है। फोर्थ एक और इनकी प्रॉपर्टी होती है, दे बर्न विद स्मोकी फ्लेम। कई बार जो AB टाइप प्रॉब्लम होती है उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सारी चीजें काम आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है कंपाउंड को जब हम आइडेंटिफाई करना चाहें अगर कि कौन सा कंपाउंड है, तब स्मोकी फ्लेम इसका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टी आप करोगे तो काम आएंगी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट नंबर पर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। ये हाईली स्टेबल डबल बॉन्ड होता है, रेजोनेंस होता है इसमें। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं और ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो बेंजीन हाईली स्टेबल है। बेंजीन इज हाईली स्टेबल। अब ये जो एल्कीन है, एल्कीन तो बहुत आसानी से एडिशन देते हैं। ये जो एल्काइन है, एल्काइन तो बहुत आसानी से एडिशन, ठीक है एल्कीन के कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल देते हैं, लेकिन एडिशन रिएक्शन हमने पढ़े ही है। तो इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है एल्कीन एंड एल्काइन की, वो कौन से रिएक्शन देते हैं? वो देते हैं एडिशन रिएक्शन। अब लगता ऐसा है देखने में कि बेंजीन में भी तो 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, इसको एडिशन देना चाहिए, लेकिन यहां ये कंट्राडिक्शन करता है। 3 पाई बॉन्ड होने के बाद भी, 3 डबल बॉन्ड होने के बाद भी ये एडिशन रेजिस्ट करता है। इट रेजिस्ट एडिशन रिएक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेंजीन के लिए। इसके बावजूद भी कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, HBr ऐड करोगे ऐड नहीं होगा, वाटर ऐड करोगे एल्कीन पर हो जाएगा, एल्काइन पर हो जाएगा, बेंजीन में नहीं होगा। H2 ऐड करोगे नहीं होगा एडिशन, एल्कीन एल्काइन में H2 ऐड हो जाता है। Br2 ऐड करोगे, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन करोगे, एल्कीन में हो जाएगा, एल्काइन में होगा। बेंजीन में इसके बावजूद भी के पाई बॉन्ड है, क्योंकि बेंजीन हाईली स्टेबल है, इसलिए ये एडिशन नहीं देता, रेजिस्ट करता है, मतलब टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी नहीं देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ही यही है, बेंजीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता है, इसके बावजूद भी कि इसमें पाई बॉन्ड 3 प्रेजेंट हैं। क्यों नहीं देता? क्योंकि ये एडिशन को रेजिस्ट करता है। क्यों एडिशन को रेजिस्ट करता है? क्योंकि ये हाईली स्टेबल पाई बॉन्ड्स हैं, तीनों रेजोनेंस करके एरोमेटिक बिहेवियर शो करते हुए स्टेबल बने रहते हैं। अगर हमें एडिशन करना है तो बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत ड्रेस्टिक कंडीशन में रिएक्शन कराने पड़ते हैं। तो यूजुअली बेंजीन कौन कौन से रिएक्शन नहीं देता है? इट रेजिस्ट। अगर मैं बेंजीन लेता हूं, सब ध्यान रहे ये रिएक्शन कराने को तो हम अगर डिसाइड कर ही लें कि कराना है तो करा करके ही हटना है तो अलग बात है। नॉर्मल कंडीशन में नहीं होंगे ये रिएक्शन। Br2 का रिएक्शन दिया, Br2 नो एडिशन, Br2 वाटर, Br2 CCl4 बेयर्स रिएजेंट। मैं वो बता रहा हूं कि जो नहीं होंगे रिएक्शन, जो होंगे वो तो मैं बताऊंगा ही अभी। जो लगेगा आपको कंपैरिजन के लिए, एल्कीन अल्काइन देते हैं जो ये, लेकिन बेंजीन नहीं देते हैं। बेयर्स रिएजेंट, KMnO4 कोल्ड एल्कलाइन, नो एडिशन, कोई एडिशन नहीं होता, कोई डिकलराइजेशन नहीं होता। तीसरा,
H2 का एडिशन, नो एडिशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। यानी अगर नॉर्मल टेम्परेचर हम लेंगे तो कोई एडिशन नहीं होगा। हाँ, हम अगर ड्रेस्टिक कंडीशन लें, टेम्परेचर बहुत हाई कर दें, कैटलिस्ट हम बड़ा स्पेसिफिक ले लें, तो एडिशन फिर हो जाते हैं। अगर हम एडिशन करते हैं HBr का, तो नो एडिशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। अगर हम ओजोनोलिसिस करना चाहते हैं O3 से, नॉर्मल कंडीशन में कोई एडिशन नहीं होगा, लेकिन ड्रेस्टिक कंडीशन में हो जाएगा। नो एड, जैसे एल्कीन में तो हमने क्या किया था, O3 ऐड किया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो एल्कीन क्लीवेज होके एक तरफ अलग हट जाता है, दूसरी तरफ अलग हट जाता है, कीटोन एल्डिहाइड बन जाते हैं। नो एडिशन, कोई एडिशन रिएक्शन नहीं होगा अंडर नॉर्मल कंडीशन की बात है ये। लेकिन अगर हम ड्रेस्टिक कंडीशन में ओजोनोलिसिस करेंगे तब एडिशन होगा। तो ये अंतर है, डिफरेंस आते हैं। एल्कीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, बेंजीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा। एल्कीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा, एल्काइन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा। बेंजीन में इसके बावजूद भी कि पाई बॉन्ड है, नहीं देगा टेस्ट पॉजिटिव, डीकलराइजेशन नहीं करेगा। ब्रोमीन वाटर का जो कलर पिंक था, पिंक ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। ये वाली कंडीशन रहनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम यूज करते हैं बेयर्स रिएजेंट, तो एल्कीन रिएक्शन देता है, एल्काइन रिएक्शन देता है, लेकिन कौन नहीं देगा, बेंजीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे बड़ी पक्की तरह से आपको समझनी पड़ेगी। चलो, ये तो बात हो गई कि कौन से रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो एडिशन को रेजिस्ट कर रहा है, एक बात तो पता चल गई। बड़ा क्लियर सा डिस्टिंक्शन है, एल्कीन एंड एल्काइन एक तरफ, बेंजीन एक तरफ। एल्कीन एल्काइन कौन से रिएक्शन देते हैं, दे प्रेफर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, reactions. Benzene do not give electrophilic addition reaction. Under normal condition. Addition ये पूरा लिखना आप, under normal condition. अंतर आ गया, अभी जो लिखाए थे सारे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थे। दूसरी बात, दे गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, दे मतलब दोनों, एल्कीन एल्काइन, दे गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। Do not give test of unsaturation. With bromine water and Bayer's reagent. They do not give, अब हम इसके रिएक्शन पर आते हैं, आखिर देंगे कौन से रिएक्शन जो ये नहीं देंगे। They do not give इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन एडिशन तो देते हैं ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
मतलब सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। क्या सब्स्टिट्यूशन? एक ग्रुप हट गया, दूसरा ग्रुप उसकी जगह आ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। कोई ऐसा रिएक्शन हुआ कि एक कोई ग्रुप टूट के हटा, उसकी जगह दूसरा कोई ग्रुप आ गया, और अगर वो आने वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है तो ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। एल्कीन एल्काइन नहीं देते यूजुअली, अंडर नॉर्मल कंडीशन ये कोई इस तरीके के रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन बेंजीन के ज्यादातर रिएक्शन, ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस, मैक्सिमम रिएक्शन बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होते हैं। दे यूजुअली गिव बेंजीन एंड इसके डेरिवेटिव्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं जो बेंजीन और उसके कोई दूसरे डेरिवेटिव्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। एक कोई ग्रुप है मेरे पास, ए बी है सपोज करते हैं, बी यहां से हट गया, इसकी जगह सी आ गया, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, बी को सी से सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या बनाया, ए सी लिख दिया, बी हट गया अलग, तो दिस रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन। अगर सी इज इलेक्ट्रोफाइल, डेफिनेशन पढ़ रखी है आपने इलेक्ट्रोफाइल की, इफ सी इज इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसमें कार्बन पर वेकेंट ऑर्बिटल है या किसी भी एलिमेंट पर वेकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव है कि नहीं है, और ये कार्बन पर रिएक्शन कर रहा है, तब इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। अगर ऐसा है तब अब इस सब्स्टिट्यूशन को मैं बोलने लगूंगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये वाले रिएक्शन होते हैं बेंजीन के, ये सोचना है। अभी ये जो करने वाले हैं हम रिएक्शन, ये रिएक्शंस हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे बेंजीन के। बड़े आसान रिएक्शन है, थोड़ा सा बस इस वाले पोर्शन को समझना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। तो बेंजीन के यूजुअल रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आई होप कि ये वाली बात यहां तक समझ आ गई होगी। बढ़े आगे। हमने इस डिस्कशन में ये डिसाइड किया कि एल्कीन एल्काइन में से कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। कौन देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? बेंजीन। यानी बेंजीन पर बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और एक कोई ग्रुप यानी हाइड्रोजन हट जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही तो होता है, एक कोई ग्रुप हट जाए, बाहर से कोई दूसरा ग्रुप आ जाए। बेंजीन कैसे देगा ये रिएक्शन? सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात अगर करता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज है। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। मैं इसे रिप्रेजेंट कर देता हूं ई से, ई पॉजिटिव से कर देता हूं। चलो, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हो, एक खाली ऑर्बिटल होना जरूरी है ई पॉजिटिव के। अब मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं कि ई पॉजिटिव क्या क्या हो सकते हैं खाली ऑर्बिटल वाले, ये कौन कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं। एक हो सकता है Cl पॉजिटिव या Br पॉजिटिव हो सकता है, एक हो सकता है NO2 पॉजिटिव, आपसे पूछूंगा मैं अभी, ये सब ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना। एक हो सकता है मेरे पास CH3 पॉजिटिव, एक हो सकता है मेरे पास एक CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव, यहां है पॉजिटिव इस कार्बन पर जिससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है। एक हो सकता है मेरे पास ई पॉजिटिव का एग्जाम्पल SO3H पॉजिटिव। अब अगर मैं एक रेफरेंस एग्जाम्पल लिखता हूं, आपको कहता हूं कि यह है C6H6। C6H6 को मैं थोड़ा सा इलेबरेट करके लिख रहा हूं, C6H5H। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये शो कर दिया मैंने, एक हाइड्रोजन अलग निकाल के ये इकट्ठे लिख रखे हैं। अब ये H हट जाए, बाहर से कोई E पॉजिटिव आए, इलेक्ट्रोफाइल आया, H पॉजिटिव हट गया,
तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन। इसको मैंने नाम क्या दिया रिएक्शन को? सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल, शॉर्ट में इसको SE रिएक्शन कहते हैं। अब मैं आगे फ्यूचर में इसे SE बोलूंगा, इतना बड़ा बार बार लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। SE मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। तो E अगर इसकी जगह आ गया तो क्या बना ये C6H5, H तो हट गया, क्या आया? E आ गया। किस फॉर्म में हटा H? पॉजिटिव फॉर्म में हटा, ये भी काम की बात है। पॉजिटिव ही हटेगा तब होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन से H पॉजिटिव निकाल दिया बाहर, E पॉजिटिव बाहर से आ गया। अब मैं पूरा बेंजीन लिख रहा हूं जैसा बेंजीन लिखा जाता है, ये बेंजीन है पूरा। अब जब बेंजीन पूरा लिखोगे ये, तो यहां पर एक H शो कर दिया मैंने, ये हाइड्रोजन शो किया हुआ है, कार्बन पर हाइड्रोजन शो कर रखा है। अब मैंने एक E पॉजिटिव भेजा बाहर से, ये कार्बन है, इस कार्बन पर भेजना है। E पॉजिटिव को मैं भेज दूंगा कार्बन पर, हटा दूंगा यहां से क्या? H। जब H हटा दूंगा, E पॉजिटिव ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, H हट गया। H हटने के बाद H पॉजिटिव तो निकल गया ये यहां से, इसकी जगह E आ गया। E आकर H पॉजिटिव को अलग लिख दिया, तो ये इक्विवेलेंट है। ये C6H5E, ये भी C6H5E है। ऐसे लिखा जाएगा ये। अब मैं एक एक को डिफाइन अगर करता चला जाऊं, मैं E पॉजिटिव की जगह Cl पॉजिटिव ले लेता हूं। Cl पॉजिटिव लूंगा तो मैं यहाँ Cl लिख दूंगा बस, और कौन सा मुझे रॉकेट साइंस पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। NO2 पॉजिटिव लिख लूं अगर मैं E पॉजिटिव की जगह, तो NO2 पॉजिटिव इधर आ जाएगा, यहाँ E की जगह NO2 लिख दूंगा मैं, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ऐसे सब्स्टिट्यूशन होते चले जाएंगे। ये जो सामने लिखा है एग्जाम्पल, ये एक रेफरेंस एग्जाम्पल है SE रिएक्शन का, SE रिएक्शन का एक रेफरेंस एग्जाम्पल है। हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SE रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफाइल यहां क्या क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं Cl पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, CH3CO पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स होंगे। अब ये बस मैं इकट्ठी एक जगह पर चार्ट बना करके लिखा रहा हूं, सारे रिएक्शन एक साथ तो हो जाएंगे। उसके बाद इसका मैं एक बार में मैकेनिज्म आपको बता दूंगा। तो अब मैं आपको डिटेल बता रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। पहले तो इसे पक्का करो, जो बात मैंने जितनी बताई है पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनको सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक जगह पर बहुत शॉर्ट में हम आसानी से लिख लेते हैं। बेंजीन तो एक ही बार लिख रहा हूं बस, मैं रिएजेंट चेंज करता रहूंगा, प्रोडक्ट आपको बताता रहूंगा और रिएक्शन का क्या नाम है वो बोलता रहूंगा। ये हो गया बेंजीन हमारा C6H6। यहां पर H है लेकिन शो नहीं किया गया है, चलो लिख लेता हूं मैं H। जो हटेगा बस वही वाला शो किया, ये जो नहीं हटेगा वो नहीं शो किया मैंने। जब हम इसको पहले नंबर पर रिएक्शन करते हैं, एक रिएजेंट लिया गया क्लोरीन Cl2, ये रिएजेंट भी याद रखना पड़ेगा, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं एक Cl पॉजिटिव। Cl पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल बना, ये इलेक्ट्रोफाइल आया बेंजीन पर। आने के बाद कुछ बना स्टेप, मैकेनिज्म अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, बाद में बताऊंगा। Cl पॉजिटिव आ गया, बाद में दूसरे स्टेप में H पॉजिटिव यहां से हट गया। स्टेप 1 रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। स्टेप 2 रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम बेंजीन। क्या बचा, क्या बना? बन गया एक ये बेंजीन जो का तू
यहां से हट चुका, क्या हट चुका, यहां से H आ गया, क्या यहां से यहां पर आ गया, यहां Cl, हटा कौन, H। ये Cl पॉजिटिव किससे बना था, Cl2 से बना था। Cl2 से एक Cl पॉजिटिव यहां दे दिया इसने, तो इसके पास खुद के पास क्या बचा, Cl नेगेटिव बचा। ये Cl नेगेटिव इस हटे हुए H पॉजिटिव से कंबाइन होकर HCl बनाएगा। मैकेनिज्म तो यहीं के यहीं समझ आ जाती है बात। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट है, इस पूरे में AlCl3 कैटलिस्ट होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कैटलिस्ट वो होता है जो खुद कंज्यूम नहीं होता। ये है रिएजेंट Cl2 जो कि इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो बना दैट इज क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। एक हो गया ये पहला रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन मैंने बताया, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन बता दिया। दूसरा रिएक्शन हम करते हैं एक CH3Cl के साथ। रिएजेंट लिया CH3Cl, फिर साथ में AlCl3 एक कैटलिस्ट लिया। ये Cl नेगेटिव टूट कर यहां से अलग हटेगा और ये बनाएगा एक इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3 पॉजिटिव। ये CH3 पॉजिटिव आएगा बेंजीन पर, यहां से हट जाएगा H। इस बार मैं क्या करूंगा, इसको CH3 पॉजिटिव को भेजूंगा बेंजीन पर, इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 1 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। दूसरा स्टेप क्या होगा, रिमूवल ऑफ H। ये अपनी बात जो बोली जाती है एरोज के टर्म्स में बोली जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये हम बोल रहे हैं, ये एरो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। ये एरो क्या कह रहा है, ये एरो कह रहा है रिमूवल ऑफ H फ्रॉम बेंजीन। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। पूरा कर दिया रिएक्शन। अगर स्टेप हमने पूरा करने के बाद हमने प्रोडक्ट लिख दिया यहां बेंजीन CH3, साथ में क्या बना, ये Cl नेगेटिव हटा, यहां से H पॉजिटिव हटा, HCl बन गया। साथ में बाय प्रोडक्ट यहां भी HCl बन रहा है। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, एल्काइलेशन। हेलोजन इंट्रोड्यूस किया, हेलोजिनेशन। नाम होगा इसका एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। एल्काइलेशन, इसका नेम रिएक्शन भी है। ये जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था उसके नाम पे भी रिएक्शन चलता है। इसको हम फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी बोलते हैं। सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी इस चार्ट में। ये 3-4 रिएक्शन मैं यहीं कहीं बता दूंगा। अगर पहले वाली बात समझ आ गई तो 2 रिएक्शन हो गए। अब यहां CH3 की जगह कोई भी R ग्रुप ले सकते हो आप, जरूरी थोड़ी है इथाइल ले लो, प्रोपाइल ले लो। RCl, Cl हटाया तो R ग्रुप जाएगा बेंजीन पर, जरूरी थोड़ी है कि मिथाइल लो। तो सब फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। अब मैं रिएजेंट फिर चेंज कर रहा हूं। इस बार रिएजेंट मैंने फिर क्या चेंज किया, रिएजेंट मैंने चेंज किया अब के CH3 COCl, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl। CH3Cl था, एक CO बढ़ा दिया बस। किसकी प्रेजेंस में किया, AlCl3 की प्रेजेंस में किया। फिर ये Cl यहां से हटा, CO इलेक्ट्रोफाइल की तरह से इन दोनों ने आपस में कॉम्बिनेशन किया, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस किया। वो इलेक्ट्रोफाइल था CH3CO पॉजिटिव। ये CH3CO पॉजिटिव आया बेंजीन पर और वहां से हटा H।
ये पुराना तो हो गया रिएक्शन, अब तो दूसरा कर रहे हैं हम। पहला स्टेप यहां पर क्या किया हमने, स्टेप 1 किया, इस CH3CO पॉजिटिव को कार्बन पर भेजा। स्टेप 1 रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विद बेंजीन। स्टेप 2 हमने क्या किया, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, ये दूसरा स्टेप कर दिया। बना क्या, जो बन जाएगा वो तो सामने ही लिखा है, हम जो बना हुआ है वो लिख देते हैं। यहां बेंजीन एंड बेंजीन पर जो साइड ग्रुप एक आया वो इलेक्ट्रोफाइल C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 आ गया। बाय प्रोडक्ट H हटा, ये Cl यहां से हटा था, HCl बाय प्रोडक्ट हो गया। ये ग्रुप जो होता है CH3CO ग्रुप, ये अल्काइल तो है नहीं, इस ग्रुप को कहते हैं एसाइल ग्रुप। तो इसे बोलेंगे हम एसाइलेशन, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। नाम वही चलेगा, नेम रिएक्शन, इसका पूरा नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है ये, वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बेंजीन को तो कुछ कर ही नहीं रहे, एच हटा रहे हैं, बाहर से एक ग्रुप ला रहे हैं, बस वही सोचते चले जाओगे आप। सारे रिएक्शन बस यही हैं, इसी स्लाइड पर, सेम स्लाइड पर सारे रिएक्शन आ जाएंगे, और कुछ एडिशनल हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है रिएक्शन। मेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यही है। एक और होता है हमारे पास, जब हम नाइट्रिक एसिड को रिएक्शन करते हैं, HNO3 को रिएक्शन करते हैं, HNO3 एंड H2SO4 का मिक्सचर लेते हैं, इन दोनों को जब हीट करते हैं, हीट करने पर प्रोड्यूस होता है NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, ये NO2 पॉजिटिव बनाया इन दोनों ने रिएक्शन करके। कैसे बनाया, इस HNO3 को मैं लिख सकता हूं HONO2, HNO3 का ये OH सल्फ्यूरिक एसिड लेकर के चला जाता है, NO2 पॉजिटिव बनता है। ये NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहां आया, H हटा। फाइनली यहां भी सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो मुझे इस केस में आंसर लिखना पड़ेगा नाइट्रोबेंजीन। ये कंपाउंड जो मिला, ये मिला नाइट्रोबेंजीन प्लस H पॉजिटिव, ये वाला OH जो लेके चला गया था सल्फ्यूरिक एसिड, से वापस दिया OH, यानी H2O अलग हो गया। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं नाइट्रेशन। NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन किया, तो इसको नाम दिया जाएगा, हेडिंग दिया जाएगा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। एक और रिएक्शन है इसका जो हम लास्ट में करते हैं, आखिरी रिएक्शन है। बेंजीन को जब रिएक्शन किया जाता है सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड से, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड है, एक होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड अपना H से देकर बनाता है SO3H पॉजिटिव। यहां पर हमने रिएजेंट लिखा SO3H पॉजिटिव, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर आएगा, H यहां से हटेगा। हमें फाइनली प्रोडक्ट लिखना होगा बेंजीन, साथ में SO3H। बेंजीन SO3H, यहां से जो H हटा वो सल्फ्यूरिक एसिड ने एक H दे के SO3H बनाया था, ये H सल्फ्यूरिक एसिड को वापस मिल गया, यानी कंज्यूम SO3 हुआ बस। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, इस रिएक्शन को नाम देते हैं हम सल्फोनेशन। ये रिएक्शन है ओवरऑल हमारे 5 रिएक्शन, जो सब प्रॉपर्टीज का जिस्ट है, निचोड़ है सारी प्रॉपर्टीज का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही मेन प्रॉपर्टी है बेंजीन की। क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, पहला रिएक्शन हेलोजिनेशन,
रिएजेंट क्या ऐड करेंगे, Cl2AlCl3। एक एक करके मैं ये बता रहा हूं अभी आपको। पहला रिएक्शन किया हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन में Cl2AlCl3 ऐड किया। इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव ने रिएक्शन किया, हेलोजिनेशन हो गया। हेलोजिनेशन का रिएजेंट याद रखना है आपको। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में RCl लोगे, CH3Cl, ये बना देगा CH3 पॉजिटिव, ये आकर एल्काइल बेंजीन बना, यानी टॉलिन बन गया, मिथाइल बेंजीन बन गया। इस रिएक्शन को नाम दे दिया फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तीसरी बार मैंने क्या किया, CH3COCl RCOCl को रिएक्ट कर दिया, RCO पॉजिटिव ने रिएक्शन किया, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की जगह एसाइलेशन। HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड से NO2 पॉजिटिव बनाया, इसने रिएक्शन किया नाइट्रेशन। SO3H पॉजिटिव बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड SO3 से, सल्फर ट्राइऑक्साइड से। इस रिएक्शन को नाम देंगे हम सल्फोनेशन। इन सब में जो काम की बात है आपको याद जो रखना है वो इलेक्ट्रोफाइल क्या है। पहले रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल है Cl पॉजिटिव, दूसरे रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल है CH3 पॉजिटिव, तीसरे में CH3CO पॉजिटिव, चौथे में NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, पांचवे में SO3H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ये सब इलेक्ट्रोफाइल हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। ये बेंजीन की ओवरऑल मेन प्रॉपर्टीज हैं, ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज ये हैं। कुछ एक जो डिफरेंट रिएक्शन है बचते हैं अभी, वो भी करेंगे हम, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मेन रिएक्शन ये बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर आप ये ढंग से सही से करके तो मैकेनिज्म भी इसी में, कहीं दो स्टेप में जो बोल रहा हूं बस वही मैं मैकेनिज्म में लिखाऊंगा आपको। स्टेप 1 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप 2 रिमूवल ऑफ H। हर मैकेनिज्म में, हर एक में 6 के 6, 5 के 5 रिएक्शन में यही मैकेनिज्म है। स्टेप 1 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, स्टेप 2 रिमूवल ऑफ H फ्रॉम बेंजीन। ये रिएक्शन अभी आपको करने होंगे अच्छी तरह से। तो मैं समझता हूं आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर पूरा हो गया। ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं क्योंकि बिल्कुल फाइनल इसमें टचिंग थोड़ी सी रहती है। अगली क्लास में मैं आपको एक तो ये पूरा जो बचेगा वो कराने के बाद जो इनऑर्गेनिक का चैप्टर है वो करा दूंगा, और उसके बाद हम रिवीजन कर लेंगे शुरू। इनऑर्गेनिक का एक जो हाइड्रोजन वाला चैप्टर बचता है उसके क्वेश्चंस ही करने हैं। इनऑर्गेनिक में तो ऐसा कुछ इस तरह से थ्योरी डिस्कस करने वाली नहीं होती, उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। बस वो क्वेश्चन ही आपके लिए एग्जाम के लिए काफी रहेंगे, काम आएंगे। अच्छा, बीच बीच में फिर मैं अब जब ये हो जाएगी क्लास पूरी हो जाएगी, यानी बस एक हाइड्रोजन के बाद ये पूरा हो जाएगा, तो फिर हम साथ के साथ इसका रिवीजन कर देंगे शुरू। मीन्स रिवीजन में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और थ्योरी फिर कुछ नहीं करेंगे डिस्कस। जैसे अभी ये मैंने ये कराया, इसके क्वेश्चंस हर क्लास में 2 या 3 चैप्टर मैं आपको दे दिया करूंगा जब भी क्लास हुआ करेगी। उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जब तक आपके एग्जाम होते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम इस पैटर्न पर करेंगे। फिर अभी इनऑर्गेनिक में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। जो एस ब्लॉक है वो आपका और एक हाइड्रोजन है, इन दोनों के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत कंसेप्चुअल कोई ऐसा पार्ट समझने का नहीं है। बाकी आज की क्लास में मैं इतना ही कर रहा हूँ। बाकी किसी को कोई दिक्कत है, डिस्कस करना है, तो मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, तो आप मेरे से पूछ सकते हो।